नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। लोकसभा चुनाव के छत्तीसगढ़ में सभी चरणों का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। वही छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी जो लगभग पिछले कई समय से आंदोलन कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर, और साथ ही इस बार देखा गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में तख्ता परिवर्तन करके भाजपा को सत्ता सौंप दिए है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे लाखों कर्मचारी के मुद्दों को लेकर बात करने के लिए। साथ ही जो सरकार द्वारा 100 दिनों में बने हुए कमेटियों का जो घोषणा किया है, 100 दिन के अंदर जो कमेटी बनाया गया है, अब लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा उस कमेटी को लेकर, और साथ ही इससे पूर्व भी कमेटी बना है मगर वो कमेटी का क्या निर्णय आया है, और इस बार जो कमेटी बना है कर्मचारियों के लिए उसके साथ आखिर होगा क्या, उस कमेटी में किन किन कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे दैनिक वेतन जो कर्मचारियों को जो लगातार मुद्दे को उठाते हैं, एक कर्मचारी नेता के रूप में जो अपने आप में एक जाने माने हस्तियों में आते हैं छत्तीसगढ़ के। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ श्रमिक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कर्मचारी नेता सत्यम शुक्ला जी का। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजय भैया, आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और नमस्कार है। आप सब निरंतर इनके चैनलों को देखते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, उसके लिए कोटि कोटि आप लोगों को आभार है। सर, मौसम बहुत सुहाना है। हम लोग खारू नदी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी की जीवनदायिनी नदी में आज हम बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मुद्दों को हटकेश्वर महादेव के समक्ष में बातों को रखकर कर्मचारियों तक पहुंचाना अपने आप में एक प्रशंसनीय है, और कहीं ना कहीं महादेव जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों के कमेटी को लेकर। जी बिल्कुल, भगवान के आशीर्वाद के बिना भगवान की अनुकंपा के कुछ भी इस पृथ्वी में संभव नहीं है। तो हम लोगों का मुद्दा तो बहुत ही कठिन मुद्दा है। 1998 के बाद से कुछ भी उम्मीद दिखाई नहीं दी है आज तक। अब आगे कुछ अच्छा होगा। सर, बात करते अब हम आते हैं कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर, क्यों लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हो चुका है। कर्मचारियों की नजरें हैं अब उस कमेटी पर जो भाजपा सरकार द्वारा घोषणा किया गया था। सबसे पहले सर हम आते हैं उन लाखों कर्मचारियों को लेकर। सर, इससे पहले भी देखा गया है कि सर कमेटी और भी बने हैं पूर्व के सरकारों में, लेकिन इस बार भी कमेटी बना है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संयंत्र के मतलब एक भ्रमित बात है कि कर्मचारी मतलब सरकार कमेटी खेल रहे हैं। सबसे पहले उसको लेकर आप क्या कहोगे? इसको अपन दूसरे रूप में देखें तो कर्मचारी नेताओं को, हम कर्मचारियों को ये समझना चाहिए कि सरकारों के ऊपर तो हम दोषारोपण करते हैं कि कमेटी खेल रहे हैं। 2014 भाजपा की सरकार ने भी अनियमित के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाई थी, जो कमेटी बनी थी। उसके बाद 18-19 में जो पिंगुआ कमेटी बनी थी कांग्रेस सरकार में, वह भी कोई निर्णय नहीं ले पाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारों को चुनाव हारना पसंद है। सरकारों को हमारा वोट भले नहीं चाहिए, पर वो हमारी समस्या का निराकरण नहीं करना चाहते। क्या इसका मतलब ये है? इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये हम लोगों को समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1998 से हम जो भी मांगे रखते आ रहे हैं, कहीं उसमें कुछ चूक कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिसमें सरकार को कुछ समाधान नहीं दिखाई देता और वो चुनाव हारना तो पसंद करती, पर हम लोगों के स्थायीकरण या नियमितीकरण या जिसके लिए जो संभव है, हम लोग अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं, 8 से 10 प्रकार के कर्मचारी हैं, अलग अलग हैं। तो हमारे लिए कोई समाधान वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बाकायदा समय समय में वेतन वृद्धि दे देते हैं और भी कुछ छोटी मोटी सौगातें दे देते हैं, परंतु उससे हम लोग प्रसन्न नहीं हैं और ना ही हमारी वो अपेक्षाएं हैं। हमारी अपेक्षाएं हैं स्थायित्व, अपने काम में रेगुलर परमानेंट स्थायीकरण, नियमितीकरण जिसको कहते हैं, वो हमारी मांग है। सर, देखा जा रहा है कि सरकार चुनाव हारना पसंद करती है, सत्ता खोना पसंद करती है, मगर कर्मचारियों जो लगभग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उसको नियमितीकरण करना पसंद नहीं करती। तो कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है सरकार पे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो मांगे रखी, कुछ न कुछ उसमें बहुत सारी मांगे पूरी हुई हैं। यदि हम सब कर्मचारी संगठन, अलग अलग बहुत प्रकार के कर्मचारी संगठन हैं, 100-110 से ज़्यादा भी होंगे, कुछ कम भी होंगे, तो यदि हम लोग अपने प्रकार के अनुसार, देखिए मैं प्रकार की बार बार बात इसलिए करता हूं क्योंकि सभी को रखने का तरीका अलग है, सभी को वेतनमान अलग है, सभी से लिए जाने वाला काम अलग है, इस प्रकार से हमें बहुत भिन्नता है। तो हम लोग अपने प्रकार के अनुसार जो भारत देश के अन्य राज्यों में क्या क्या हमारे जैसे प्रकार के कर्मचारियों के लिए क्या क्या योजना बनी या क्या नियम बने या क्या व्यवस्थाएं बनी हैं, पहले उसका हम पूरा जो है ज्ञान जुटा लें, उसके दस्तावेज प्रमाण इकट्ठे कर लें। उसके बाद जो विभिन्न राज्यों के उच्च हाई कोर्ट होते हैं, उन हाई कोर्टों में क्या निर्णय हुए हैं, देश की सुप्रीम कोर्ट में क्या नया से नया निर्णय आया है, इन सब चीज़ों के भी दस्तावेज को हम जुटा लें, वकीलों से परामर्श कर लें। उसके बाद मुझे लगता है कि यदि हम कोई उचित मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को भी सहजता होगी और हमारा समाधान 100% निकलेगा। सर,
बात करते हैं जो अभी सरकार द्वारा जो गठन किया गया कमेटी को लेकर, लोकसभा चुनाव भी पूर्ण हो चुका है, कुछ समय बाद उसका निर्णय आ जाएगा कि भारतवर्ष में किसका सरकार बनने वाला है, तो कमेटी की आगे की योजना क्या रहेगा? देखिए, अब सरकार की तो सरकार जाने, पर हमारा दैनिक श्रमिक मोर्चा एकदम क्लियर है। हम सरकार के समक्ष जो है, क्या होता है, मौखिक बातचीत, मौखिक बहस का कोई औचित्य नहीं है। 80 से ज़्यादा संगठन हैं, 110 संगठन भी होंगे, सबकी बातों को स्मरण रखना भी संभव नहीं है। तो हम बकायदा दैनिक श्रमिक मोर्चा के जो पंजीकृत हमारा जो संगठन है, उसके जो लेटर पैड है, उसमें हम बकायदा सरकार को सबसे पहले अपनी मांग लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम सुझाव देंगे, उसके बाद जो हमारी मांग है उसके समर्थन में अन्य राज्यों में क्या क्या निर्णय हुए हैं, पॉलिसी बनी है, वो रखेंगे। उसके बाद हम जैसे कर्मचारियों के विषय में विभिन्न हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय हुए हैं वो तर्क देंगे, और सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज, अन्य राज्यों के दस्तावेज जो वहाँ योजनाएं बनी हैं उनके प्रमाण के साथ लिखित रूप से हम इस कमेटी के समक्ष बकायदा अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जो राइटिंग में रहता है वही सत्य और सही है, बाकी चीज़ें से कोई मतलब नहीं। सर, देखा गया है कि प्राय आप और आपकी टीम लगातार सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आप सिर्फ आवेदन देते, ठीक है, उसमें देखा गया है कि प्राय आप लोग कोई प्रदर्शन भी नहीं करते हो। तो सर, ये आवेदन तो पिछले कई सालों से खेला जा रहा है, प्रदर्शन हुआ जा रहा है, उसके बाद भी अभी तक के कोई ऐसा स्थायी इलाज नहीं है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों कर्मचारियों के, लाखों परिवारों के जो उसके बच्चे हैं, उसके पति, उसके पत्नी है, पति है, उसके परिवार के सदस्यों का पेट रोजी का सवाल है, उसके बाद भी अभी तक सर कोई ऐसा स्थायी हल नहीं निकला है। देखिए, इसी को मैं दूसरे रूप में देखता हूँ। 1998 के बाद से सारे कर्मचारी नेता, सारे कर्मचारी संगठन हर प्रकार के आंदोलन, रैली, धरना कर चुके हैं। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। 98 में मैं भी एक शिशु था, मतलब शिशु ने कहा कि बालक बोलना चाहिए, मैं बालक था, स्कूल में मैं भी अध्ययन करता था, तो मुझे मालूम है, मैं देखते आ रहा हूँ, कुछ रिजल्ट तो नहीं मिला। तो रैली, धरना, प्रदर्शन किसी भी बात की सफलता का द्योतक नहीं है। नियम कानून से ही देश चलता है। कोई भी सरकार नियम कानून के विरुद्ध जाकर के कोई निर्णय नहीं लेगी। अगर निर्णय ले लेती है तो उसका वही हश्र होगा जो बिलासपुर हाई कोर्ट में आरक्षण का हुआ था, और अभी हम देख रहे हैं कि बीएड वाले भी जूझ रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर। तो याद रखिए कि नीति नियम से बाहर जाकर कोई भी निर्णय कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों के लिए बहुत घातक साबित होगा। इसीलिए रैली, धरना से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वकील को फीस देते हैं, आप लिखित रूप से बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं, अपनी मांगों को मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से उचित तरीके से रख सकते हैं। नेताओं, मंत्रियों को जितने ज़्यादा मिलकर लिखित रूप से आप अपने विषयों को समझा सकते हैं, उसका ही ये लाभ होगा कि आपका एक समाधान निकलेगा। और याद रखिए, समाधान हमेशा बातचीत से ही होता है। सड़क में आज तक किसी भी चीज का कोई निर्णय नहीं हुआ है। बड़े बड़े आंदोलन का भी अंत वही होता है कि वो कहीं ना कहीं टेबल में आके बातचीत से ही समाप्त होता है। तो हम सीधा जो बिंदु है समाप्ति का, उस पर प्रयास करते हैं। इसलिए ना हम आज धरना प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, ना कल रखते थे, ना भविष्य में रखेंगे। कहीं ना कहीं सर, बात कर्मचारियों के मुद्दों की चल रहा है, मौसम भी खराब हो गया है, आंधी तूफान आ रहा है, तो हमें नदी के किनारे में वापस आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बात कर्मचारियों की एक गंभीर मुद्दा है, और कर्मचारी अपने आप में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मुद्दों की बात आ रहा है, तो भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं, और मौसम करके बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए इस बार कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सर, वही दैनिक श्रमिक मोर्चा नियमितीकरण की मांग को लेकर चलते चलते अचानक ईपीएफ में कैसे कूद पड़ा, क्या मामला है ये? संजय भाई, मैं स्पष्ट करूं, दैनिक श्रमिक मोर्चा का मांग न पूर्व में कभी नियमितीकरण था, न भविष्य में होगा, न वर्तमान में। हमारा एक सूत्री मांग है स्थायीकरण, क्योंकि दैनिक श्रमिक मोर्चा जिन कर्मचारियों का 36,000 का नेतृत्व करता है, वो केवल बिना नियुक्ति पत्र वाले बैकडोर एंट्री का करता है, और उनका मध्य प्रदेश में स्थायीकरण किया गया है। तो जो समाधान हमारे पास उदाहरण में है, हम उसी का प्रयास करते हैं। रही बात ईपीएफ की, तो मैं आप बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसके लिए आपको साधुवाद है। ईपीएफ के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो 36,000 कर्मचारी, मतलब विभिन्न विभागों के, केवल पीडब्ल्यूडी नहीं, अन्य भी विभाग है, चाहे वो वन हो, जल संसाधन हो, या अन्य जितने भी प्रकार के विभाग हैं, अग्निशमन है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऐसे सभी विभागों के लिए 2017 में बकायदा जो जयशंकर जी, ईपीएफ के जो मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक थे, उनके द्वारा पत्राचार मुख्य सचिव महोदय से छत्तीसगढ़ शासन के उस समय किया गया था, और उसके माध्यम से सभी विभागों में यह पत्र जारी किया गया था कि जो आकस्मिक श्रमिक हैं, आकस्मिक श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नियुक्ति पत्र देकर रखा जाता है, जिनको कलेक्टर दर मिलता है, जो आकस्मिक श्रमिक हैं, उन सभी के ईपीएफ कटौती के लिए सुझाव दिया गया था। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों में ठेकेदार लोग के थ्रू जो काम होते हैं, उनको भी ईपीएफ कंपलसरी करके ऐसा निर्देश जारी हुआ था। उसी में ही हम लोगों का पीडब्ल्यूडी में अब ईपीएफ का जो है शुरू हो गई है प्रक्रिया, बकायदा यूएन नंबर पर बन रहा है,
और यदि इस चैनल को आपके कोई पीडब्ल्यूडी के मेरे साथी देख रहे होंगे तो उन सभी से मेरा आग्रह है, आप समस्त जो 6446 कर्मचारी हैं कि ईपीएफ के लिए लोक निर्माण विभाग में यदि कोई आपसे 1 रुपये भी चंदा बरारी मांगता है तो बिल्कुल मत दीजिए। ये आपके जीवन भर का मेहनत है, जो आप 2015 से मेहनत कर रहे हैं उसकी राशि आपको आ रही है, ये आपके मेहनत की कमाई है। इसके लिए कोई आपसे चंदा बरारी नहीं मांग सकता, कोई वार्षिक शुल्क मासिक शुल्क नहीं मांग सकता। आप चाहें तो इसके लिए एफआईआर कर सकते हैं। ये विभागीय प्रक्रिया है, क्योंकि वो सब हम प्रयासरत हैं। यूएन नंबर क्रिएट होना सबसे अनिवार्य जरूरी है, उसके बाद फिर आपका ईपीएफ का प्रक्रिया बढ़ जाएगा। तो मैं अन्य जो विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक सुझाव है कि 2017 का वह जो लेटर है उसको लेकर के आप लोग भी अपने विभागों में ईपीएफ की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ईपीएफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। इनके ईपीएफ के क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये आप यूट्यूब में जा करके सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे इसमें वीडियो मिल जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे उसको पढ़ करके, देख करके, समझ करके। तो ईपीएफ के विषय में आप गूगल भी कीजिए, तो पढ़िए भी, इस प्रकार से आप जरूर आगे बढ़िए। सर बात करते हैं श्रमिक जो कर्मचारी है, दैनिक श्रमिक कर्मचारी लगभग 30,000 से ज़्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ में। तो सर अभी जो सरकार के द्वारा जो कमेटी बना गया है भाजपा सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए, तो उसमें उन लोग का क्या स्थान रहेगा कर्मचारियों का? देखिए, दैनिक श्रमिक मोर्चा तो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म में हम अपने सारे पत्र व्यवहार को, सारी चीज़ों को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा कोई छिपा हुआ नहीं रहता। हम गुप्त रूप से कोई पत्र व्यवहार नहीं करते, सारा चीज़ पूरे 36,000 दैनिक श्रमिकों के पटल में रहता है, बिना नियुक्ति पत्र वालों के। तो हम उसके तहत जो है सरकार से यही मांग करेंगे कि उस कमेटी में सभी संगठन, चाहे 110 संगठन हो, 120 हो, 150 संगठन हो, 80 संगठन हो, हर प्रकार के कर्मचारियों के संगठन, यदि एक ही प्रकार के 4 संगठन है तो चारों प्रकार के संगठन से सभी को सदस्य बनाया जाए। सदस्य बनाने के अलावा उसमें हम मांग करेंगे कि जनप्रतिनिधियों को, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी उनको योग्य लगता है, क्योंकि जैसे 110, 120 या इतनी बड़ी संख्या हमारी होगी तो हमारे से बातचीत करने में सांसद, विधायकों को सरलता होगी, या कोई जनप्रतिनिधि रहेगा, क्योंकि आईएएस से के पास ना इतना समय होगा, ना वो इन विषयों को समझेंगे। इसके अलावा हम तो ये भी चाहेंगे, कमेटी में हम ये भी मांग करेंगे कि लिखित रूप से सभी संगठनों से लिखित रूप से सुझाव मांगे जाएं, उनके सुझाव के समर्थन में उनसे उपयुक्त दस्तावेज भी मांगे जाएं, ताकि एक बिंदु पर निर्णय लेने के लिए सरकार जल्द से जल्द पहुंचे। और तीसरा हमारा मांग रहेगा, लिखित रूप से हम उसके लिए पत्र व्यवहार करेंगे कि इसकी एक तिथि, समय सीमा निर्धारित की जाए कि इतने दिन के अंदर इसका निर्णय होगा। और चौथा हमारा मांग रहेगा कि इस कमेटी की बैठक जो है वो माह में कम से कम 2 बार निरंतर बिना किसी गतिरोध के लागू रहे और हम लोगों को उसमें अवसर मिले। 2-2 अगर माह में बैठक होगी तो मुझे लगता है कि यदि हम बहुत सारे संगठन हैं तो सब संगठनों को अवसर जरूर मिलेगा इसमें अपनी बात रखने का। सर बात करते हैं अब हम श्रम सम्मान की। सर ये क्या कहानी है सर श्रम सम्मान की, इसके बारे में कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो आकस्मिक निधि के कर्मचारी होते हैं, दैनिक मासिक श्रमिक हैं, जो बिना नियुक्ति पत्र वाले हैं, उन्हें आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है। ये तो जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ ये मेरे मनगढ़ंत शब्द नहीं है, ये डॉक्यूमेंट में है और ये 1998 के बाद से रखा जा रहा है। दैनिक वेतनभोगी भी रखे जाते हैं, कलेक्टर वेतन दे करके नियुक्ति पत्र के साथ। मैं दैनिक श्रमिक की बात कर रहा हूँ। दैनिक वेतनभोगी साथी निराश ना हो, वो अपने लिए नियमितीकरण की मांग अवश्य करे। आपका नियमितीकरण जरूर होगा। 8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो नियुक्ति पत्र धारक कर्मचारी है दैनिक वेतनभोगी, उनका नियमितीकरण संभव है। तो श्रम सम्मान जो है, श्रम सम्मान का वही मैं बता रहा था कि जो श्रम सम्मान राशि है 4,000 रुपए की राशि है, जो कि पूर्व सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। उसको निरंतर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जारी रखा हुआ है। इसके लिए दोनों सरकारों को कोटि कोटि दैनिक श्रमिक मोर्चा की ओर से साधुवाद है। अब यह जो 4,000 श्रम सम्मान राशि है, ये हम लोगों को वेतन के अलावा मिलती है। वेतन हमारा विभाग हमारे खाते में सीधे डालता है। उसके बाद बीटीआर के माध्यम से जो जिला कोषालय जाता है, जहां रेगुलर कर्मचारियों का भुगतान होता है वेतन का, उसके माध्यम से यह 4,000 रुपए की राशि हमारे खाते में द्वितीय पार्ट के रूप में डाला जाता है। हमारे संगठन यही मांग की कि इसको संयुक्त रूप से दिया जाए और जो कोषालय से दिया जा रहा है 4,000, उसी में ही ये जो हमारा विभाग जो है, सरकारी विभाग जो हमारे निजी खाते में डालता है राशि अपने विभाग से डायरेक्ट, उसको बीटीआर के माध्यम से जिला कोषालय से ही दिलवाया जाए। ये हमारी उचित मांग है।